हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे साहब का दिया हुआ टॉपिक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सारा खेल है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ही सिमिलर है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का ही सारा खेल है। हो सकता है कभी मुँह से इलेक्ट्रिक भी निकल जाए तो परेशान नहीं होइएगा, आदत है, ये फिजिक्स का इनर्शिया है। कभी इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ाते हैं, मैग्नेट भी पढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रिक का स्थान पर मैग्नेटिक निकल जाए, है ना। लेकिन जब यहाँ हम लोग मैग्नेटिक की बात अभी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक की ही बात होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों आपका 90% सिमिलर है, सिमिलरिटी 100% कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। इस टॉपिक में जो सबसे मेजर खेल है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का ही है। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को समझें कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका मेजर डिफिनेशन है। और दूसरे तरह से इसको डिफाइन किया जाता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस passes through unit area perpendicularly is known as magnetic flux। कोई भी यूनिट एरिया से, सर्टेन एरिया से जितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास करेगा, जितना पास करेगा मतलब 4, 5, 10, 20 जो भी, तो ये समझने के लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना। और आगे यूज करने के लिए जो है डॉट प्रोडक्ट वाला डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने अपने जगह पर। फिर सुनिए, जितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास करता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास करेगा यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फ्लक्स पास करेगा, लाइन ऑफ फोर्सेस पास करेगा, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ ज़्यादा है। कम पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, ठीक है। और दूसरे तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दोनों ही काम का डिफिनेशन है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही लिखा गया है। दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली। और दूसरी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि इसको डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया गया है। जब भी कोई क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया जाएगा तो वह स्केलर क्वांटिटी को ही प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी क्वांटिटी जब डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होगा तो वह कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। आई बात समझ में? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो दिया गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट से दिया गया किसका किसका, मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट है, तो जब डॉट प्रोडक्ट के अनुसार लेंगे तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, मॉड ऑफ बी बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, बी और ए के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच का एंगल है, बी और ए के बीच का एंगल है। प्रैक्टिकल तौर पर समझने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रहा है, और या कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये देखिए, तो ये आपका बी का डायरेक्शन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन मान लीजिए ये है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड।
तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन है, ये ए का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ देखिए ये बी का डायरेक्शन है और ये का डायरेक्शन है, तो बी और ए के बीच एक सर्टेन एंगल बन रहा है, मान लीजिए जो भी एंगल थीटा, तो ये थीटा जो है ये वही है। आई बात समझ में? बात समझ में आया कि नहीं? तो वास्तव में देखो, जैसे अगर इस डायरेक्शन में बात करें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? बी कॉस थीटा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? बी कॉस थीटा। तो वास्तव में जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे है, लेकिन परपेंडिकुलरली जो पास करेगा वो कितना पास करेगा? आपका बी कॉस थीटा ही इसके परपेंडिकुलर होगा। बी कॉस थीटा वाला क्या होगा? वो इसके परपेंडिकुलर वाला होगा। आई बात समझ में? ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे मान लो कि अगर इस तरह की बात हो, ऐसा एरिया हो, अब यहां देखिए जरा, इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहां देखिए ये ऑलरेडी क्या है, जरा ध्यान से देखो तो, ये इस एरिया पर क्या है? ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना? तो बी भी इधर ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मान लो आपका इधर ही है, तो यहां पर थीटा कितना बना? यहां पर थीटा कितना बना? 0 बना कि नहीं बना? बोलो, इसमें कोई दिक्कत? यहां पर कितना बना? 0 बना। और इसको अच्छे से समझने के लिए देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक कॉपी लाइए। तो देखो, जैसे मान लो, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि इधर से इधर के तरफ अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये फिक्स कर दिया, इधर से इधर के तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, और उसके बाद कॉपी हमने ऐसे रखा इस तरह से, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने आपको ये दिया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया, ठीक है, और कॉपी हमने ऐसे रखा, देखो, ठीक है। तो अब ये बताइए, पहले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या डायरेक्शन है? क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या डायरेक्शन है? वो भी इधर ही होगा। पेन लाइए तो देखो, जैसे यहाँ पर जो है ये डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा कि नहीं होगा? यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी यही डायरेक्शन है। तो थीटा कितना बना इसमें? 0 बना। तो इसलिए इधर से जितना भी लाइन ऑफ फोर्सेस होगा सब क्या होगा? इसको क्रॉस करके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसमें थीटा कितना बना? 0 बना। फिर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम फिक्स रहने दिए हैं। अब इसको यहाँ पर जो है कॉपी को हम ऐसे कर दिया, यही मान लीजिए कॉइल है सपोज, ठीक है, इसके एरिया को देखना है। अब यहाँ देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे था, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे था, क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन अब कैसे हो गया? ऐसे। तो बी और ए के बीच एंगल कितना बना? बी और ए के बीच एंगल कितना बना? जोर से बोलो, कितना बना? 90 बना। तो यहाँ पर बी और ए के बीच एंगल 90 बना, तो cos 90, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ कि नहीं? इसलिए कि बी है इधर और क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन इधर, कितना बना? एंगल 90। और ऐसे भी प्रैक्टिकल तौर पर जरा सोच के देखो साहब, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो सभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो ऐसे ही पास कर रहा है, तो क्या कोई भी इसके परपेंडिकुलरली गया ऐसे? क्या कोई भी परपेंडिकुलरली गया क्या? कोई भी लाइन ऑफ फोर्सेस, एक भी लाइन ऑफ फोर्सेस क्या इसके परपेंडिकुलरली गया? नहीं गया। आई बात समझ में? तो ऐसे भी प्रैक्टिकल तौर पर 0 हो गया। फिर जरा देखो साहब, इसी एरिया की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, क्रॉस सेक्शन एरिया का ये डायरेक्शन हो गया, थीटा कितना बना? थीटा कितना बना? 180। तो cos 180 -1 का मतलब ये निगेटिव फ्लक्स हो गया, तो इधर से निगेटिव फ्लक्स, और इधर से जो था पॉजिटिव फ्लक्स, इधर से 0 फ्लक्स। आई बात समझ में?
और अगर कोई भी एंगल बने तब कॉपी को ऐसे थोड़ा सा तिरछा रख देते हैं। कोई एंगल अगर बनता है बी और ए के बीच, यहाँ देखो एरिया का डायरेक्शन ये हो गया, बी का डायरेक्शन ये हो गया, तो एंगल बना ना, नहीं बना? तो यही आपको फिगर में ये बनाया गया है कि बी और ए के बीच यहाँ पर जो है सर्टेन एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी हो सकता है ना? यहाँ एरिया का डायरेक्शन ऐसे और बी का डायरेक्शन ऐसे। बात क्लियर हुआ या नहीं? ये समझ गए? तब आइए थोड़ा इसके स्पेशल केस को लिख भी लेते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस में केस 1, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, बोलो तो साहब अगर थीटा 0 हो तो cos 0, cos 0, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा, BA होगा। थीटा 0 तो मैग्नेटिक फ्लक्स BA हो गया, और यह जो होगा मैक्सिमम फ्लक्स होगा। क्या इससे ज़्यादा भी कभी हो सकता है? इससे ज़्यादा कभी हो सकता है? तो ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? और पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव फ्लक्स होगा इसमें, निगेटिव वाली कोई बात नहीं है। और मैक्सिमम फ्लक्स। अब आइए फिर इसमें केस 2 में, यह डायग्राम बना चुके हैं आप लोग। फिर देखिए केस 2 में, जो नहीं बनाए थोड़ा साइड हो लेते हैं। क्लियर है सबका? अब आइए केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90, बोलो तो साहब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, BA cos 90, cos 90 तो मैदान साफ हो जाएगा। BA cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नो फ्लक्स, फाई इक्वल टू 0, नो फ्लक्स। ये बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ देखिए, ये आपका केस 2 हुआ। अब आइए तीसरा केस, केस 3। केस 3 में क्या होगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180। 180 बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका सिचुएशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा 180, तो फाई का वैल्यू कितना हो गया साहब, BA cos 180। बोलो साहब cos 180 का मान कितना होगा, -1। तो इसका मतलब -BA हो गया, और यह जो है निगेटिव फ्लक्स हुआ, ये आपका क्या हुआ, निगेटिव फ्लक्स। cos 180 निगेटिव फ्लक्स। ये क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिए पहले। अब आइए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है। तो देखो फॉर्मूला आपके पास फाई के लिए है BA cos थीटा। क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, BA cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा से तो कोई मतलब यूनिट डायमेंशन में रहेगा नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो फाई इक्वल टू BA हो गया। तो यहाँ देखिए BA, B यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और वैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला भी होता है, उसके अनुसार भी आप इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायमेंशन के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को एक फार्मूले से यहाँ चेंज करना होगा। फोर्स के लिए फार्मूला होता है BIL, बिल। तो यहाँ पर B के स्थान पर F/IL लगा दिया। F/IL I करंट के लिए है, और L जो ये लेंथ के लिए है। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2, फोर्स का डायमेंशन MLT-2, एरिया के लिए
एरिया के लिए L स्क्वायर, करंट के लिए I, करंट का I और A दोनों चलता है, लेकिन ज़्यादातर I लिया जाता है, I, और ये आपका लेंथ तो आपका L है ही, तो M L कट गया, ML2 T-2 I-1, ठीक है। और फिर इसका देखिए यूनिट जो है इसके आधार पर फोर्स के लिए कितना हो गया, न्यूटन, एरिया के लिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे आपका एम्पियर मीटर, नीचे एम्पियर मीटर। तो यहाँ देखो मीटर, यहाँ पर ये कट गया, तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, यह भी इसका यूनिट हुआ। और इसके हिसाब से अगर यूनिट आप देना चाहेंगे तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर आप ये भी दे सकते हैं, और इसको एक वेबर भी कहा जाता है। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हुआ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात थी, और मैग्नेटिक फ्लक्स ही मेजर रोल अदा करता है इस टॉपिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब देखिए आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, हम लोग इसको समझें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सारा खेल मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। कैसे? तो देखिए पहले, और फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये टॉपिक दिया। फैराडे साहब को एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट कहा जाता है, माना जाता है। फैराडे साहब ने जो भी चीज़ दिया है वह ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है। इवन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फैराडे साहब का दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी है, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसलिए जब फैराडेज लॉ की बात आती है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी लॉ होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस का भी लॉ होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि किस लॉ के बारे में बात हो रही है। आई बात समझ में? तो देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए फैराडे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कई एक्सपेरिमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दिया था। तो देखिए जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए या कोई भी कॉइल है, यह क्या है, या कोई भी कॉइल है, और इसको कनेक्ट कर दिया, एक सर्किट बना दिया, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ऐसे गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा दिया, और इसका यहाँ पर ये पॉइंटर है, और खास करके जो गैल्वेनोमीटर इसमें लगाया ये दोनों तरफ मूव करे, इधर भी करंट को शो करे और इधर भी करंट को शो करे। और क्या किया फैराडे साहब ने, यहाँ पर जो है एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट लिया इस तरह से, और मैग्नेट को क्या किया कि कॉइल के तरफ मूव कराया, मैग्नेट को कॉइल के तरफ मूव कराया, फिर कॉइल से दूर भगाया, इस तरह से आगे पीछे कराया मैग्नेट को कॉइल के अंदर। थोड़ा सा इसको और दूर फोटो बना देते हैं। यहाँ ये मैग्नेट लिया
और इस तरह से आगे पीछे मूवमेंट कराया तो देखा उन्होंने कि जैसे ही मैग्नेट आगे पीछे मूव कराते हैं तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो सुई है ये डिफ्लेक्ट करने लगता है। इसका मतलब है कि करंट का प्रोडक्शन हो गया। तो जब इधर मूव कराते हैं तो भी करंट प्रोड्यूस होता है, फिर जब इधर के तरफ मूव कराते हैं तो भी करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक फ़र्क होता है, एक फ़र्क ये होता है, ये फैराडे साहब ने देखा कि जब इसको आगे मूव कराया, मान लो अगर करंट इस तरफ सुई इसका डिफ्लेक्ट किया गैल्वेनोमीटर का, फिर जब मैग्नेट को इधर के तरफ मूव कराया तो देखा कि ये नीडल अब इधर के तरफ भाग रहा है। मतलब करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन डायरेक्शन जो है वह चेंज हो रहा है। ठीक है, ये फैराडे साहब ने ऑब्जर्व किया कि जब हम आगे मूव करा रहे हैं इधर तो गैल्वेनोमीटर की सुई मान लो अगर इधर भाग रही है, तो जब मैग्नेट को हम पीछे मूव करा रहे हैं तो देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई इधर भाग रही है। मतलब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन भी जो है वह चेंज कर रहा है। ये भी ऑब्जर्व उन्होंने किया। ठीक है, फिर ये भी देखा कि अब क्या क्या मैग्नेट को काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कराया, ज़्यादा स्पीड के साथ मैग्नेट को मूव कराया तो ये देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन जो है पहले जितना हो रहा था अब ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब करंट का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। ये फैराडे साहब ने पाया। फिर इधर भी जब काफ़ी तेज़ी से मूव कराया तो देखा कि ये जो सुई है वो इधर भाग रहा है और काफ़ी तेज़ भाग रहा है, ज़्यादा करंट का प्रोडक्शन अब हो रहा है। ऐसा फैराडे साहब ने पाया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो इस तरह से यहाँ पर जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। कैसा करंट प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। देखो, इंड्यूस्ड का मतलब हुआ इंडक्शन से करंट। इंडक्शन का मतलब है कि टच नहीं होना चाहिए, बिना टच किए हुए, बिना टच किए हुए बगल में रहने के कारण ऐसा होता है। तो बाकी तो इंडक्शन आप लोग जानते हो, जवान आदमी हो, समझ ही रहे हो इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बगल में रहने के कारण जो है ये फेनोमेनन होती है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट इसको बोला जाता है, इसलिए कि ये इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ, इसमें कहीं कोई टच वाली बात नहीं हुई है। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, अब इसके पीछे अब अंदर की बात क्या है। होता क्या है कि जब लाइन ऑफ फोर्सेस जब इधर से निकलता है, इस तरह से जब लाइन ऑफ फोर्सेस निकलता है, जैसे नॉर्थ पोल रहे थे, ये नॉर्थ से ऐसे निकलेगा लाइन ऑफ फोर्सेस, इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेगा, इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलता है ना। साउथ की बात करें तो इधर से आपका साउथ में आपका इंटर करता है कि नहीं, ऐसे। तो होता क्या है कि जैसे ही जब ये मूव करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है। ये फैराडे साहब ने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंजिंग होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से यहाँ पर जो है कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये कॉइल में जो है करंट देखा कि करंट का प्रोडक्शन होने लगा। अब बाकी डायरेक्शन की बात के लिए विशेष आगे लॉ है हमारे पास, लेंज लॉ। लेकिन पहले तो हम ये देखें कि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से करंट का प्रोडक्शन होता है और इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो फिर ये भी देखा कि हम मैग्नेट को कांस्टेंट रखते हैं और कॉइल को ही हम आगे पीछे मूव कराते हैं। मैग्नेट को अस्थिर रखा मान लो, कॉइल को ही देखा कि आगे पीछे मूव कराते हैं, तो देखा कि वहाँ पर भी जो है गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब है
कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? वेरिएबल हो, कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएशन होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके वजह से जो है यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। Whenever relative motion occurs between coil and magnet, it is observed that a current produces in the coil, and this current is known as induced current, and EMF produced in the coil is known as induced EMF, and this phenomenon is known as electromagnetic induction. इस phenomenon को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में? तो आइए अब हम लोग ये डायग्राम भी बना लीजिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन भी कर ले। व्हेनेवर रिलेटिव मोशन occurs between coil and magnet, then it is observed that कॉइल और मैग्नेट के बीच क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए कॉइल और मैग्नेट के बीच। Whenever relative motion occurs between coil and magnet, then it is observed that induced current produces in the coil hence induced EMF produces in the coil. This phenomenon या जो घटना दुर्घटना जो कहिए या जो घटना होती है इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस phenomenon is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होना चाहिए जिस तरह से भी हो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर ये वेरी करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दोनों जो है एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है? करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बात एक ही है। तो उसमें क्या होता है? करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, और इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट का प्रोडक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट का प्रोडक्शन होता है। देखो फैराडे साहब का दिमाग उल्टा खूब चलता था। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है? करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। तो फैराडे साहब ने सोचा कि जब करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता? मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उल्टा सोचने में फैराडे साहब बहुत जगह सफल रहे हैं। तो ये भी सार्थक हुआ और ये पता चला बाद में कि वास्तव में ऐसा होता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आज भी हम लोग इस लॉ के गुलाम हैं, इसलिए कि आज भी जो जनरेटर है जो यूज हम लोग करते हैं
छोटा मोटा घर में पार्टी फंक्शन हो तो बिना जनरेटर के काम नहीं चलता, ये बिजली कब दगा दे जाए इसका भरोसा नहीं। तो इसलिए जनरेटर इसी सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जनरेटर का फंक्शनिंग भी यही सिद्धांत पर काम करता है। उसमें भी एक स्ट्रांग मैग्नेट के बीच कॉइल को रोटेट कराया जाता है, स्ट्रांग मैग्नेट के बीच कॉइल को रोटेट कराया जाता है। हालांकि आगे हम लोग को पढ़ना भी है, एसी जनरेटर पढ़ना भी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, डीसी जनरेटर पढ़ना भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बात आपको समझ में आया? पहले ये बात क्लियर है कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच, जब भी रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच, तो वैसे स्थिति में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यह जो हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया, व्हेन एवर रिलेटिव मोशन अकर्स बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, then it is observed that induced current produces in the coil, hence induced EMF produces in the coil, and this phenomenon is known as electromagnetic induction। या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं, whenever relative motion occurs between coil and magnet, then magnetic flux changes with the coil, magnetic flux चेंजेज विद द कॉइल, या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करना भी कहा जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह लिंक जो करता है उसमें चेंजिंग आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आता है। आई बात समझ में? इसको और भी दूसरी तरह से लिख लीजिए, ये तो सिंपल बात हो गई, ये ऐसा ऑब्जर्व उन्होंने किया। और इसके पीछे जो अंदर की बात है, whenever relative motion occurs between coil and magnet, then magnetic flux link with the coil changes, magnetic flux linked with the coil changes, hence due to change in magnetic flux, किसके वजह से? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इन द कॉइल, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इन द कॉइल। दिस फेनोमेनन, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? This phenomenon is known as electromagnetic induction। इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से भी दे सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हुआ। Whenever relative motion occurs between coil and magnet, then magnetic flux linked with the coil changes, hence due to change in magnetic flux, induced current produces in the coil। This phenomenon is known as electromagnetic induction। यह जो phenomenon है ये क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होना चाहिए, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन जिस तरह से करा दीजिए। तो यहाँ पर ये मैग्नेट को इधर उधर करने का मतलब है, आगे पीछे करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल को लाएंगे तो वैसे स्थिति में ये फेनोमेनन होता है। आई बात समझ में?
और फिर जैसे ये भी ऑब्जर्व किया गया है, कई एक्सपेरिमेंट फैराडे साहब ने किया। एक तो रिलेटिव मोशन वाली बात हो गई कि मैग्नेट को ही आप कांस्टेंट रखिए, कॉइल को ही आप आगे पीछे मूव कराइए तो भी होगा, है ना। फिर दूसरी बात ये भी देखा गया कि जैसे मान लो कि ये कॉइल है और इसको यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर से इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ऐसा है ताकि दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देता है। मतलब अगर करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो इसका जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वह भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ऐसा किया कि यहाँ पर एक और कॉइल रखा, और इसमें क्या किया, इसमें बैटरी से करंट फ्लो करा दिया। तो बैटरी से करंट फ्लो करा दिया, तब इससे क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो करंट यहाँ पर इसमें प्रोड्यूस हुआ, इसके वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो फिर जब इस कॉइल को भी इधर हम लोग आगे पीछे करते हैं तो इसके वजह से भी देखते हैं कि इसमें जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तब इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जहाँ से आ जाए, या तो मैग्नेट से आप डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को ला दीजिए, या तो कहीं करंट फ्लो करा करके उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होना चाहिए, तो इसके वजह से जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होना चाहिए, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। क्या होता है? उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है? हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है जरा बताइए। वी हैव मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। अब इसमें बस इस टॉपिक का सारांश यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, चाहे वो चेंज आप जैसे करा लें। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, वो चेंज आप जैसे करा लें, या तो आप बी चेंज करा लीजिए तो फाई चेंज कर जाएगा, या तो बी चेंज करा लीजिए, या तो ए चेंज करा लीजिए, ए चेंज हो तो भी फाई चेंज करेगा, या तो थीटा चेंज हो तो फिर फाई चेंज करेगा। आई बात समझ में? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है, एंड दिस इज द बैकबोन concept of this topic. This is the pillar concept of this topic. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है, ये चेंज आप जैसे करा लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराने के लिए आप या तो बी चेंज करिए, या तो एरिया चेंज करिए, या तो थीटा चेंज करिए, है ना। आई बात समझ में? अब ये बताओ इसमें सबसे आसान चेंज करना क्या होता है? सबसे आसान क्या चेंज करना होता है? थीटा चेंज करना होता है, ये सबसे आसान होता है। थीटा चेंज करना सबसे आसान है, बी चेंज करना उतना आसान नहीं है। ये नहीं कर नहीं सकता, कर सकता है, ठीक है। एरिया चेंज करना भी उतना आसान नहीं है, लेकिन कर सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे आसान फैक्टर है वो क्या है? थीटा का चेंज करना। तो थीटा को चेंज कराने के साथ ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है और उसके अनुसार इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। आई बात समझ में? अब जैसे देखो प्रैक्टिकल तौर पर, लो जरा कॉपी लो, तो देखो जैसे अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको हमने समझाया, जैसे ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, और इसमें अगर हम इस कॉइल को रखें तो देखो बी का वैल्यू बार बार चेंज करना वो भी कठिन है। एरिया का वैल्यू चेंज होना, कॉपी का हम एरिया बढ़ा दें,
ये भी थोड़ी दिक्कत की बात है। तो इसमें सबसे आसान क्या है, अगर इसको ऐसे, यहाँ अभी एंगल क्या है, ये सरफेस लीजिए और इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया 180, अभी क्या हुआ 90 इस पर, फिर क्या हो गया। तो कहने का मतलब जब इसको अगर हम इस तरह से घुमाते चले जाएं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये सबसे आसान है, इसको आप घुमाते चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट का प्रोडक्शन होता जाएगा। और जनरेटर में भी बस यही सिद्धांत काम करता है, यही सिद्धांत जनरेटर का है, यही कंसेप्ट जनरेटर का है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में कॉइल का रोटेशन होता है। तो थीटा चेंज करेगा कि नहीं ऐसे। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसे घुमाएं तो देखो तो चेंज किया क्या, थीटा चेंज किया, बी चेंज किया, ए चेंज किया, कुछ चेंज नहीं किया। तो खाली घुमाने से नहीं होता है बाबू, खाली घुमाने से नहीं होता है, कैसे घुमाना आपको ये पता होना चाहिए। तो उससे इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन होता है, ऐसे घुमाने से होता है, ऐसे घुमाने से नहीं होगा। ये क्वेश्चन एक बार IIT में भी पूछा गया है कि घुमाना कैसे है कॉइल को, तो ऐसे घुमाने से होगा, ऐसे घुमाने से नहीं होगा। इसलिए याद रखना, खाली पढ़ने से नहीं होता है, कैसे पढ़ना है ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। खाली पढ़ने से नहीं होता है, जैसे यहाँ खाली घुमाने से नहीं होगा, घुमाने में तो ऐसे घुमाएंगे तो भी मेहनत उतना ही है, और ऐसे घुमाएंगे तो भी उतना ही है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन होगा करंट का और इसमें कुछ नहीं, नतीजा ठन ठन गोपाल। आई बात समझ में, बात समझ में आ गया। तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात थी। अब अगले दिन डिस्कस करेंगे इस पर और विशेष, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो चलिए ठीक है। हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, फ़ायदा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताएं।